So this is motor tanker Marivex. This is motor tanker Marivex. We are fire on board. We have fire on board, and vessel is sinking. U.S. Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. We have fire on board. Please help. This is motor tanker Marivex. You can see our last position recorded in our AIS. That is our position. Please help. Please help. We have fire on board. Total all crew Indian. 24 crew. All crew Indian. Please help quickly. Please, we need immediate help. पिछले 4 दिनों में अमेरिका ने 3 मर्चेंट जहाजों पर हमला किया है और तीनों में सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। और इन 3 हमलों में से एक हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई है। यह कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार है जब अमेरिकी मिलिट्री ने डायरेक्टली भारतीय नागरिकों को मारा है। और इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक एक शब्द नहीं आया है। चलिए शुरू से समझते हैं कि हुआ क्या है। 8 जून को पहला हमला हुआ टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर। इसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। यूएस सेंटकॉम ने इस पर स्ट्राइक की, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई जान नहीं गई। ओमानी अथॉरिटीज ने सभी को एयरलिफ्ट कर लिया। फिर 9 से 10 जून की रात दूसरा हमला हुआ टैंकर एमटी सेटेबेलो पर। यह पलाऊ फ्लैग टैंकर था जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। यूएस एयरक्राफ्ट ने इसके इंजन रूम में प्रिसीजन म्यूनिशंस फायर किए। 21 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 मिसिंग हो गए। अगले दिन कंफर्म हुआ कि तीनों की मौत हो गई है। इनके नाम थे डेक कैडेट आदित्य शर्मा, सिर्फ 23 साल के, हिमाचल प्रदेश से, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश। और फिर आज यानी 11 जून को तीसरा हमला हुआ टैंकर एमटी जलबीर पर, ओमान के शिनास पोर्ट के पास। इसमें 20 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। सबको सुरक्षित निकाल लिया गया रॉयल नेवी ऑफ ओमान की मदद से। तो दोस्तों 3 दिन 3 हमले, और हर बार टारगेट वो जहाज जिनमें भारतीय क्रू भारी संख्या में मौजूद है। यह कोई कोइंसिडेंस लग रहा है आपको? अब अमेरिका का स्टैंड क्या है इस पर? यूएस सेंटकॉम का कहना है कि यह प्रिसीजन एनफोर्समेंट एक्शन है उन जहाजों के खिलाफ जो यूएस के यूनिलैटरल ब्लॉकेड का उल्लंघन कर रहे थे और ईरानी ऑयल कैरी कर रहे थे। उनका कहना है कि सेटेबेलो ईरानी ऑयल लेकर जा रहा था और यूएस फोर्सेस के डायरेक्शंस को रिपीटेडली फेल किया था कंप्लाई करने में। और यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ईरान के साथ एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में उलझा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर टेंशन चरम पर है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, ये मर्चेंट वेसल्स हैं, सिविलियन एसेट्स हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के तहत अगर किसी जहाज पर शक है तो उसे रोका जा सकता है, बोर्ड किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। लेकिन सीधे इंजन रूम में मिसाइल दागना, वो भी तब जब कोई यूएन सैंक्शन ब्लॉकेड एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ यूएस का अपना यूनिलेटरल ब्लॉकेड है। और टेक्निकली यूएस इस वॉर में पार्टी भी नहीं है। ये एक बेलिजरेंट का एक्शन है, ऐसा वो खुद बता रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इसे एक लाइन में समझना है तो वो है माइट इज राइट। अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो। अब आते हैं इंडिया के रिस्पॉन्स पर। पहले हमले के बाद यानी सेटेबेलो स्ट्राइक के बाद इंडिया ने यूएस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को समन किया, यानी यूएस चार्ज दी अफेयर्स को। एक स्टेटमेंट इशू हुआ जिसमें कंडेमनेशन किया गया। कहा गया कि हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ओमान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और यह कॉल दी गई कि टेंशन कम होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए और कमर्शियल शिप्स को टारगेट करना बंद होना चाहिए। शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यह डीपली अनफॉर्चुनेट है और बॉडीज को रिपैट्रिएट किया जाएगा फाइनल राइट्स के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी गवर्नमेंट स्टैंड्स फर्मली विद द bereaved families। लेकिन दोस्तों यहां सवाल यह है, क्या एक मिनिस्टीरियल स्टेटमेंट काफी है? जब आपके 24 घंटे के अंदर तीसरा हमला हो जाता है उन्हीं जहाजों पर जिनमें भारतीय क्रू मौजूद है, तो क्या यह नहीं दिखाता कि हमारा डिमार्श, हमारा समनिंग, इसका अमेरिका पर कोई असर नहीं हो रहा? और अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी। सीएनएन ने भी इस पर रिपोर्ट किया है कि मोदी ने अब तक पब्लिकली इन डेथ्स पर कमेंट नहीं किया है और उन पर यूनियंस का प्रेशर बढ़ रहा है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जब किसी फॉरेन मिलिट्री के हाथों भारतीय वर्कर्स की जान जाती है तो इंडिया की गवर्नमेंट को लाउडली और फर्मली बोलना चाहिए। दोस्तों जरा कंपेयर करिए, जब कहीं और दुनिया में कुछ होता है जिसमें भारतीयों का इनडायरेक्ट कनेक्शन भी होता है तो हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बातें सुनने को मिलती हैं, बड़े बड़े बयान आते हैं। लेकिन यहां जहां डायरेक्टली अमेरिकी मिलिट्री ने भारतीय सीफरर्स को मारा है हिस्ट्री में पहली बार, वहां टॉप लेवल से एक ट्वीट तक नहीं आया। और टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, यह सब हो रहा है ठीक उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी
15 से 17 जून को G7 समिट में फ्रांस के एवियान-ले-बेंस जाने वाले हैं और वहां साइडलाइंस पर ट्रंप के साथ बायलैटरल मीटिंग होने की भी संभावना है। तो क्या यही वजह है कि गवर्नमेंट कोई बड़ा स्टैंड लेने से बच रही है? क्या इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड डील्स, डिफेंस कोऑपरेशन के आगे हमारे सेलर्स की जिंदगियों की कीमत कम पड़ रही है? यह सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि एमईए ने कहा है कि वो G7 में इस इशू को रेज करेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपके ही सीफरस मारे जा रहे हैं तो क्या इसे G7 के एक एजेंडा पॉइंट तक सीमित रखना काफी है या इसके लिए एक डेडिकेटेड, डायरेक्ट, हाई लेवल इंटरवेंशन की जरूरत है? अब जरा स्केल को समझिए दोस्तों। ऑफिशियल्स के मुताबिक गल्फ रीजन में 18,000 से ज्यादा इंडियन सीफरर्स मौजूद हैं। इनमें से 562 क्रू मेंबर्स सिर्फ 13 इंडियन फ्लैगशिप्स पर हैं, 329 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में और 233 गल्फ ऑफ ओमान में। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भारतीय सीफरर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और यही वजह है कि जब भी इस रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, भारतीय नागरिक सबसे पहले कोलैटरल बनते हैं। तो सवाल यह है, क्या इन 18,000 लोगों की सेफ्टी के लिए कोई कॉन्क्रीट प्रोएक्टिव प्लान है या हम बस रिएक्टिव मोड में हैं, जहां हमला होता है फिर हम मॉनिटर करते हैं, फिर डीमार्च जाता है और फिर अगला हमला हो जाता है? एफएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने भी एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। उनका कहना है कि यूएस मिलिट्री इन वेसल्स को डिटेन भी कर सकती थी, बोर्ड करके इंस्पेक्ट कर सकती थी, लेकिन सीधे स्ट्राइक करने का चॉइस क्यों लिया गया? क्या इसका जवाब इंडिया की तरफ से अमेरिका से मांगा गया है या हम सिर्फ क्लोजली मॉनिटरिंग के बयानों पर ही टिके रहेंगे? एक और एंगल है जो द वायर जैसे पब्लिकेशंस ने उठाया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस खुद लें, किसी एक सुपर पावर के दबाव में आकर नहीं। लेकिन जब हमारे ही नागरिक मारे जा रहे हैं और हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ एक टर्स स्टेटमेंट तक सीमित है क्योंकि कहीं यूएस के साथ रिश्ते खराब ना हो जाएं, तो क्या ये उस ऑटोनॉमी पर ही सवाल नहीं उठाता? अब आप कहेंगे ठीक है, तो इंडिया कर भी क्या सकता है? क्या डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन पॉसिबल है अमेरिका से? जवाब है नहीं, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं और शायद समझदारी भी नहीं होगी। लेकिन डिप्लोमेटिक एस्केलेशन के कई लेवल्स होते हैं। चार्ज डी अफेयर्स को समन करना एक लेवल है, उससे ऊपर फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर सीधे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात कर सकते हैं और इससे ऊपर हेड ऑफ स्टेट लेवल पर बात हो सकती है, जो शायद G7 में होने वाली मीटिंग में हो भी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब डिप्लोमेटिक चैनल्स पब्लिक के सामने नहीं आते, इन्हें ओरली कम्युनिकेट किया जाता है। कोई रिटर्न डिमार्च नहीं होता जो पब्लिक डोमेन में आए। तो आम जनता के लिए जो विजिबल है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक समनिंग है। और जब इसके बावजूद अगले ही दिन फिर हमला हो जाता है तो नेचुरली लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या यह डिप्लोमेसी सिर्फ फॉर्मेलिटी है? एक और चीज नोट करने वाली है, जब यूएस सेंटकॉम ने सेटेबेलो स्ट्राइक का वीडियो रिलीज किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे उन्होंने इस वेसल को डिसेबल किया, तो यह वीडियो दुनिया भर में सर्कुलेट हुआ। लेकिन इंडिया की तरफ से इस इंसिडेंट को लेकर कोई बड़ी हाई विजिबिलिटी कम्युनिकेशन नहीं आई। 3 भारतीय परिवारों ने अपने बेटों को खोया है और मुख्य धारा का कवरेज भी इस पर उतना नहीं है जितना इस मैग्नीट्यूड की घटना के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब इसे समराइज करते हैं और कुछ सीधे सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से। नंबर 1, प्रधानमंत्री ने अब तक इन 3 भारतीय नाविकों की मौत पर पब्लिकली एक शब्द क्यों नहीं बोला है, जब यह इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार है कि यूएस मिलिट्री ने डायरेक्टली भारतीयों को मारा है? नंबर 2, क्या G7 में ट्रंप से मिलने वाली मीटिंग की वजह से गवर्नमेंट सॉफ्ट अप्रोच ले रही है? और अगर हां, तो क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की प्रायोरिटी अपने नागरिकों की जिंदगी से ज्यादा है? नंबर 3, 24 घंटे के अंदर तीसरा हमला होने के बावजूद जब डिमार्च और समनिंग का कोई असर नहीं दिख रहा, तो क्या इंडिया कोई एस्केलेटेड डिप्लोमेटिक या नेवल रिस्पांस प्लान कर रहा है? नंबर 4, गल्फ रीजन में मौजूद 18,000 से ज्यादा इंडियन सीफरर्स की सेफ्टी के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया जा रहा है ताकि अगली बार किसी और परिवार को अपने बेटे की बॉडी का इंतजार ना करना पड़े? और नंबर 5, सबसे बड़ा सवाल, जब हमारे अपने मजदूर, अपने सीफरर्स इंटरनेशनल वाटर्स में मारे जा रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम पर खामोशी सही जवाब है या इस मौके पर भारत को अपनी आवाज और तेज करनी चाहिए? दोस्तों, मुझे पता है ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें बिग पावर पॉलिटिक्स की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन 3 परिवारों ने अपने बेटे खोए हैं और उनको और हम सबको जवाब चाहिए। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को G7 जाने से पहले इस पर पब्लिकली क्लियरली बोलना चाहिए था? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
ताकि इस इशू पर आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।